ठीक है। रैखिक समीकरण निकाय के संगत होने का प्रतिबंध, ठीक है। कह रहे हैं रैखिक समीकरण निकाय के संगत होने का प्रतिबंध क्या होता है? कंसिस्टेंट। रैखिक समीकरण के निकाय का अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन। अद्वितीय मतलब समझ रहे हैं, मतलब एक सॉल्यूशन, ठीक है, या अनंत हल हो सकते हैं, और यह भी संभावना है कि कोई भी हल ना हो, ठीक है। अगर रैखिक समीकरण दिया है निकाय का संगत होने का प्रतिबंध क्या होता है, तो इसमें उसके क्या हो सकते हैं? कोई हल नहीं हो सकते हैं, एक हल हो सकता है और अनंत हल हो सकता है, ऐसे होता है। समीकरणों का निकाय संगत तब कहलाता है जबकि उसके एक या अनंत हल हैं, और असंगत तब कहलाता है जबकि उसका कोई हल नहीं है, ठीक है। अगर कोई समीकरण दिए हों और उसका कोई हल नहीं होगा तो उसको क्या कहेंगे? असंगत कहेंगे। और संगत कब कहेंगे? जब उसका एक हल हो या तो अनंत हल हो, तो उसको क्या कहेंगे? कंसिस्टेंट कहेंगे, यानी कि वो संगत हल है। क्रेमर के नियम द्वारा रैखिक समीकरणों को हल करना, ठीक है। टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन बाय क्रेमर रूल्स। अभी मैंने बताया कि ये आव्यूह विधि से कैसे हल करेंगे युगपत समीकरण को, रैखिक समीकरण को। अब यहाँ पर क्रेमर के रूल से इसको सॉल्व करना बताया जाएगा। अब देखिए, अगर कोई समीकरण दिया है, रैखिक समीकरणों को क्रेमर के नियम द्वारा हल करने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं को अपनाया जाता है। दिए हुए रैखिक समीकरणों के गुणांकों के से गुणांक सारणिक लिखकर इसको डी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? जो रैखिक समीकरण दिए हुए हैं उनके गुणांकों को लिख करके हम क्या बनाते हैं? एक आव्यूह बनाते हैं, जिसको क्या कहते हैं? डी द्वारा प्रदर्शित करते हैं उस सारणिक को। गुणांक सारणिक के प्रथम स्तंभ के स्थान पर अचर पदों को लिखते हैं। इस प्रकार प्राप्त समीकरण को dx से लिखते हैं। पुनः गुणांक सारणिक डी के दूसरे स्तंभ के स्थान पर अचर पदों को लिखते हैं और प्राप्त समीकरण को dy से लिखते हैं। इसी प्रकार गुणांक सारणिक डी के तीसरे स्तंभ के स्थान पर अचर पदों को लिखते हैं और इस सारणिक को dz से प्रदर्शित करते हैं। प्राप्त सारणिक d, dx, dy, dz के मान प्राप्त करते हैं यदि d इज नॉट इक्वल टू 0। यदि क्या होता है? d 0 नहीं होता है। अगर d की वैल्यू क्या आती है? 0 नहीं आती है, तब समीकरण का केवल एक ही हल होगा। अतः x, y, z के मान निम्न प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं? स्मॉल x इज इक्वल टू होगा dx अपान कैपिटल D, y इज इक्वल टू होगा dy अपान कैपिटल D, z इज इक्वल टू होगा dz अपान कैपिटल D, ठीक है। इस प्रकार ज्ञात करते हैं। अब देखिए, अब जब इतना x, y, z का मान आ जाता है, ये सब कब संभव होता है? इसके हल कब संभव होते हैं? जब क्या होता है? d इज नॉट इक्वल टू 0 होता है तब। तो d इज नॉट इक्वल टू 0 तब समीकरण का केवल एक ही हल होगा। यदि d का मान शून्य है, यदि d का मान क्या है? शून्य है, तो तथा dx, dy, dz में से कम एक का मान शून्य हो, ठीक है। d का भी मान शून्य हो और dx, dy, dz में से किसी एक का मान क्या हो? शून्य है, तब समीकरण निकाय क्या होगा? असंगत है। असंगत है का मतलब क्या? उसका कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा तो उसको क्या कहेंगे? असंगत। संगत कब कहेंगे? जब इन तीन समीकरणों के क्या होंगे? यदि या तो एक हल होगा या तो अनंत हल होगा तो उसको कंसिस्टेंट कहेंगे, या उसको क्या कहेंगे? संगत कहेंगे, ठीक है। कि और यहाँ पर ये बताया जाए कि d इज इक्वल टू 0 हो जाए, या तो तीनों में से एक 0 हो जाए। तीनों में से एक 0 भी होना चाहिए। dx, dy, dz में से किसी तीनों में से क्या होना चाहिए? एक को 0 होना चाहिए उसके डिटर्मिनेंट को, और ये या और d को भी क्या होना चाहिए? 0। तब क्या होगा? असंगत होगा। तो निकाय क्या होगा? असंगत होगा। तब निकाय का कोई हल नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? निकाय का कोई हल नहीं होगा। अगला बात यह है कि d इज इक्वल टू 0 हो तथा dx, dy, dz बराबर 0 हो, यानी कि तीनों 0 हो। बात समझ रहे हैं? क्या हो? d भी 0 हो और dx, dy, dz ये तीनों 0 हो, तब क्या होगा? तब समीकरणों के अनंत हल भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? अनंत हल भी हो सकते हैं, और यह भी संभव है कि कोई भी हल ना हो, ठीक है। दोनों हो सकता है, या तो कोई हल ना हो या तो क्या हो? अनंत हल हो।
दो अज्ञात राशियों के निकाय को हल करना। दो अज्ञात राशियों के निकाय को हल करने के लिए d, dx तथा dy ज्ञात करते हैं। यदि d इज नॉट इक्वल टू 0 तब एक ही हल होगा। तब क्या होगा? एक ही हल होगा। इसको निम्न प्रकार भी लिखते हैं, x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, वही y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी। यदि d इज इक्वल टू 0 लेकिन dx तथा dy इज नॉट इक्वल टू 0 तब समीकरणों का कोई हल नहीं होगा। यदि d इज इक्वल टू डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई इज इक्वल टू डी जेड इज इक्वल टू 0 हो तब अनंत हल होंगे। ठीक है, तो ये सब अनंत हल और अद्वितीय हल और कोई हल नहीं होने के लिए ये प्रतिबंध दिए गए हैं। और अब आगे देखेंगे। अब इतना हो गया, ये क्रेमर विधि से हल करना है। पहले x इज इक्वल टू ये निकालेंगे, ये और ये संगत असंगत अभी नहीं पूछेगा इसमें। तो चलिए, पहले पूछा है, चलिए ठीक है।